वृष लगन चंद्रदेव दशम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में चंद्रदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं वृष लगन में अगर चंद्रदेव दशम स्थान में हो तो किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। तो दशम स्थान मतलब आपकी कुंभ राशि, तो वो कुंभ राशि आपकी बन जाएगी। हमने बहुत से पाठों में बोला है कि जब फलित पाठों का आप अगर श्रवण अध्ययन करें तो कम से कम एक कागज़ और एक ब्लैंक कागज़ और एक पेन लेके बैठिए और वहाँ पे वृष लगन की एक ब्लैंक कुंडली बनाइए और फिर चंद्रदेव को जो पाठ का जिसका भी आप नवम स्थान या दशम स्थान का श्रवण या अध्ययन कर रहे हैं, चंद्रदेव को वहाँ पे प्लेस करवाइए या फिर जो हमने लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको चाहे प्रिंट कर लीजिए या लिख लीजिए या मोबाइल में अपने साथ रख लीजिए और उसको सुनने का कोशिश कीजिए, तब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा पाठ का नियम है, कुंभ राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, उसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। फिर सतभिषा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। पूर्वा भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। बात करें नवमांश की तो कुंभ राशि के अंतर्गत 3.20 डिग्री तक अगर कोई भी ग्रह है तो वो तुला के नवमांश में रहेंगे, 6.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेंगे, 10 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेंगे, 13.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांश में रहेंगे, 16.40 डिग्री तक हो तो कुंभ के नवमांश में रहेंगे, फिर 20 डिग्री तक होने से मीन के नवमांश में रहेंगे, 23.20 डिग्री तक होने से मेष के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक होने से वृष के नवमांश में और 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में। अब यहाँ पे 13.20 डिग्री से लेके 16.40 डिग्री तक अगर है तो कुंभ के नवमांश में चंद्रदेव रहेंगे। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है और सब पाठों में प्राय कर बोलते हैं वर्गोत्तमी ग्रह हमेशा आपको, अगर वो बुरे हैं, पाप प्रभावित भी है, तो भी आपको अच्छे फल देने की कोशिश करता है, और अगर वो अच्छे हैं, शुभ दृष्टि से विभूषित है, अच्छे स्थान पे प्लेस है, तो आपको बहुत अच्छे फल देते हैं। अंश बल की बात करें, विषम राशि है तो प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, कोई भी ग्रह, यहाँ पे बात चंद्रदेव की नहीं है। इन सब चीज़ों को बताने का कारण यही है कि एक तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो, दूसरा आप इसको स्क्रीनशॉट करके या नोटिंग करके भी अगर आप सीख रहे हैं तो उसको रख सकते हैं। 12 डिग्री तक कुमारावस्था, 18 डिग्री तक युवावस्था, 24 डिग्री तक वृद्धावस्था, 30 डिग्री तक मृतावस्था। अवस्था अंश बल इसका बहुत महत्व है कुंडली में, लेकिन इसको लगाने के पहले, इसके फलों को जानने के पहले आपको लग्न का अंश देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि चलित कुंडली में बहुत इफेक्ट होता है। और कुमारावस्था जब होती है या युवावस्था जब होती है, सबसे अच्छी युवावस्था है ग्रह की, और उसके बाद में कुमारावस्था और वृद्धावस्था है। यहाँ पे ग्रह कुछ अच्छे पावरफुल होते हैं आपकी कुंडली में और वो अच्छे फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें पुस्तकों के द्वारा ही प्राप्त होकर हमने वैसी की वैसी आपको प्रोवाइड करवाई है, जिससे कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगे कि कुछ गलत आपको बताया जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको अभ्यास बहुत ज़रूरी है कि अंश बल जो बताया जा रहा है वैसा का वैसा फल क्या हम लोगों को मिल रहा है। लग्न के अंश आपको देखने पड़ेंगे। उसके अलावा नवमांश में देव, नर और राक्षस नवमांश जो होते हैं उनका अपना महत्व है, हालांकि वीडियो हमारा पोस्ट किया हुआ है उसके विषय में अलग से एक, तो वो सब चीज़ों का जानकारी आपको होना पड़ेगा। नक्षत्र, अब धनिष्ठा नक्षत्र में है तो धनिष्ठा नक्षत्र में अगर चंद्रमा दशम स्थान में विराजमान है तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे आपको। अगर पाप प्रभावित भी अगर चंद्रदेव यहाँ पे है, जैसे चंद्रमा का 2 तरह का फल मिलता है आपको, पापी हो और शुभ हो। चंद्र और बुध के विषय में 2 बातें बोले जाती है, चंद्रमा पापी भी होता है, चंद्रमा शुभ भी होता है। हालांकि बोला चंद्रमा को शुभ भी जाता है, वैसे ही बुध देव पापी भी होता है और बुध देव शुभ भी होता है। वो अवस्था, स्थिति उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन उनको देख रहा है, किनके साथ बैठे हुए, अंश बल में कैसे हैं। आपको मतलब घटती हुई कला में है चंद्रदेव, जैसे चंद्रदेव 15 दिन तक अपनी कलाओं को कम करते हैं और 15 दिन तक बढ़ाते हैं।
तो बढ़ते समय का चंद्रदेव है या घटते समय का चंद्रदेव है, उसी अनुसार उसको शुभ और अशुभ बोला जाता है। फिर वो किसके साथ बैठे हुए, कोई क्रूर या पाप ग्रह के साथ बैठे हुए या कोई शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए, इनके ऊपर दृष्टि कैसी पड़ रही, ये सब ग्रहों का नियम है, केवल चंद्रदेव का नहीं है। लेकिन चंद्र और बुध के विषय में कुछ विशेष बोला जाता है, क्योंकि ये फॉलोवर है, ये फॉलो कर लेते हैं सामने वाले को। तो ये जिनके साथ बैठेंगे उनके अनुरूप अपना फल देना चालू कर देते हैं। आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत से आदमी होते हैं जो अपनी बुद्धि का प्रयोग कम करते हैं और आपके द्वारा, आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो आप बातों के द्वारा या अपने कर्मों के द्वारा उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनको अपना फॉलोवर बना सकते हैं। तो ये फॉलो करने वाले, इन दोनों के विषय में आपको हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किससे कनेक्टेड है। जिस राशि में बैठे हैं उसका राशि स्वामी कहाँ प्लेस है, उसका बल कैसा है, इन जिनके साथ बैठे हैं वो कैसे बलवान है, किस तरह का उनका स्थान कुंडली में है और कहाँ पे वो विराजमान है, और किनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। सबसे अच्छी बताई जाती है कि अगर गुरु की दृष्टि इनके ऊपर अगर पड़ती है, चाहे बुध देव हो चाहे चंद्रदेव, हालांकि बुध देव खुद चंद्रमा और गुरु को फ्रेंड नहीं मानते, लेकिन गुरु और चंद्रमा बुध देव को अपना मित्र ही मानते ज्योतिष के अनुसार। तो वहां पे गुरु की दृष्टि इन दोनों के ऊपर अगर पड़ रही है तो वो शुभ दृष्टि होती। तब ये अगर पाप प्रभाव में भी है, अगर अशुभ प्रभाव में भी है, तो भी ये शुभ प्रभाव में आते। और वैसे ही क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या युति बन रही हो, तब उस पापी ग्रह के अनुसार आपकी कुंडली में वो कहाँ पे किन किन स्थानों का स्वामित्व उनको प्राप्त है, उसके अगर अच्छे स्थानों का स्वामित्व है तो फिर चंद्रमा बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करवाएंगे। अगर अशुभ स्थानों का स्वामित्व उनको प्राप्त है तो फिर दशम स्थान को भी बिगाड़ देंगे। चंद्रमा दशम स्थान में बैठने से आपको कर्म करने की प्रेरणा खासकर वृष लगन वालों को बहुत अच्छी देते हैं। आदमी कर्मठ होता है, आदमी अपने काम में निरंतर लगा रहता है और बहुत कुछ प्राप्त करता है। मतलब अपने स्थान से चंद्रमा अष्टम स्थान में विराजमान है राशि अनुसार, और अष्टम स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा कोई अच्छा फल नहीं बताया जाता है। लेकिन दशम स्थान में अगर पापी चंद्रमा बैठा है, अशुभ चंद्रमा बैठा है, तो अच्छा फल प्राप्त होगा, संघर्ष देगा जीवन में, ये बात सही है। लेकिन अगर शुभ चंद्रमा बैठा है तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको एनी टाइम, चाहे सर्विस चेंज करते रहो, चाहे बिजनेस चेंज करते रहो, चाहे बिना मतलब की घूमने फिरने की यात्रा या बिना मतलब का घूमना फिरना, आपको इस तरह का वातावरण आपके मन में बना सकता है। कोई भी चीज़ में अडिग नहीं रहना कि आज अभी ये करने का विचार है, कल वो करेंगे। आप काम करने के लिए कुछ और गए और करके कुछ और आ गए। मतलब आपका मन स्थायी रहना बहुत मुश्किल होता है। कुंभ राशि वाले वैसे भी कुछ विशेष इफेक्ट के साथ पैदा होते, उनके अंदर कुछ विशेष क्षमता होती है अपने दिमाग को वश में रखने की। लेकिन वहाँ पे शनि देव का स्थिति आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर शनि देव का स्थिति या प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, और खासकर अगर चंद्रमा के साथ ही विराजमान है, बोल दिया जाता है विष योग है, लेकिन ये राजयोग बनता है। अगर शनिदेव अपनी राशि में, कुंभ राशि में दशम स्थान में चंद्रदेव के साथ विराजमान है, तो यहाँ पे ये राजयोग का नेतृत्व करने की क्षमता आदमी के अंदर बहुत बड़ी होती है। हालांकि प्रोग्रेस देरी से होती है, लेकिन वो स्थायी होती है और निरंतर बढ़ते रहती है। संघर्ष मिलेगा जीवन में, ये बात सही है कि शनिदेव आपके अगर योग कारक है तो आपको संघर्ष जरूर देंगे, लेकिन आदमी प्रोग्रेसिव होगा, आदमी अपने मन को कंट्रोल में करने वाला होगा, आदमी कैलकुलेशन में मास्टर होगा। मतलब कोई भी काम करेगा उसको सोच समझ के बहुत आराम से, चंद्रमा के मन की स्थिति के अनुसार नहीं करेगा। चंद्रमा को कंट्रोल में करने की क्षमता अगर शनिदेव साथ में हो तो आदमी के अंदर आती है। अब आप उसको विष योग समझ लो, चाहे कुछ और समझ लो, खराब योग समझ लो। अब हर आदमी की अपनी अपनी विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर है। विष योग का इफेक्ट कुछ स्थानों के विषय में बताया जा सकता है। दशम स्थान के विषय में कोई भी क्रूर ग्रह अगर बैठा हो चंद्रमा के साथ, तो वो
बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करवा सकता है, क्योंकि चंद्रमा को वो अशुभ करता है यहाँ पे। हाँ, ये अलग बात है, चतुर्थ स्थान के फलों को बिगाड़ सकता है, लेकिन दसम स्थान के फलों को बहुत बढ़ा देता है। बहुत अच्छा फल आपको यहाँ पे प्राप्त करवाता है। और आदमी अपने कर्मों के द्वारा, बिना किसी की हेल्प के, मतलब पारिवारिक हेल्प के, आदमी खुद अपने कर्मों के द्वारा ऊपर उठता है, अपने कामों के द्वारा ऊपर उठता है। और टाइम लगता है, लेकिन जब क्लिक करता है तो बहुत ऊपर तक फ्लाई करता है। बाकी ग्रहों का पोजीशन का एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा देव अगर शुभ स्थिति में हो तो ये कोई अच्छा फल नहीं बताया जाता। हर चीज में डिले होने का या हर चीज को बिगाड़ने का पावर यहाँ पे चंद्रदेव को प्राप्त हो जाता है। आपको कोई भी काम में स्थायी नहीं रहने देगा। आप अपने मन अनुसार सब कुछ करने का कोशिश करेंगे, और मन तो मन है, कभी टिकता नहीं है एक चीज पे। चंद्रमा के फलों को या चंद्रमा के पाठों को जब मेष लगन में भी हमने दिया था तो हमने बहुत बार बोला था कि चंद्रमा आपकी पूरी कुंडली को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है। ये अपने खुद के कर्म और संस्कार के ऊपर निर्भर है। जिनका भी चंद्रमा बहुत अच्छी कुंडली है, लेकिन चंद्रमा अगर वीक है या गड़बड़ है या मैनेजेबल नहीं है या मैनेज नहीं किया आपने, कुंडली में एक ही ग्रह ऐसा है जिसको संस्कारों के द्वारा, अपने नियमों के द्वारा हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बाकी सब ग्रहों का फल निश्चित है, वो आपको मिलेगा, लेकिन वो प्राप्त करवाने का पावर कि किस फोर्स में आपको प्राप्त होंगे। बहुत ज़बरदस्त फोर्स में खराब फल है तो बहुत ज़बरदस्त फोर्स में प्राप्त होंगे, या कम फोर्स में प्राप्त होंगे। अच्छे फल है तो बहुत अच्छे फोर्स में प्राप्त होंगे या कम प्राप्त होंगे आपको। ये डिसाइड, ये निर्णय चंद्रदेव का होता है। चंद्रदेव ने आपके मन को किस तरह से डेवलप किया है, आप उसके फलों को उसी तरह से प्राप्त करेंगे। कोई कोई आदमी या इंसान होता है ऐसा जिसको बहुत दुख मिला है फिर भी वो हंसते रहता है, कारण वो अपने चंद्रमा को मैनेज करके बैठा हुआ है। वो अपनी बुद्धि, विवेक और अपनी वाणी के द्वारा चंद्रमा को पूरी तरह मैनेज करके रखा है। वो कोई भी निर्णय बिना सोचे विचारे नहीं लेता है। उसके मन में हजार भाव चलते रह सकते हैं। किसी के बारे में हम लोग बुरा सोच सकते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन वाणी पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। एक बार वाक्य मुंह से निकलने के बाद में वापस रिवर्स कभी नहीं होते, न वो समय वापस आता है। उसके बाद में हजार आप क्षमा मांगते रहे, हजार बार आप सॉरी बोलते रहे, लेकिन जो घाव आपने वाणी के द्वारा दे दिया वो जाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए चंद्रमा का नियंत्रण हर इंसान के लिए जरूरी है। चंद्र कुंडली का महत्व भी इसी वजह से बताया जाता है। आज के समय में हम लोगों के पास कंप्यूटरों का साधन है, कैलकुलेशन का साधन है। हम लोग लग्न कुंडली को प्रधान मानने लगे। लग्न कुंडली के अनुसार बहुत कुछ सोशल मीडिया हो या पुस्तकों में बहुत कुछ अब सुनने को मिल रहा है या पढ़ने को मिल रहा है। आज के 50-100 साल पहले तक लग्न कुंडली बहुत कम इंसानों के पास होती थी, क्योंकि लग्न कुंडली को मैथ्स के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में जानने वाले गणितज्ञ भी बहुत कम मात्रा में अपने देश में थे, और जो थे वो भी बहुत दूर दूर तक थे। कम्युनिकेशन के साधन इतने फास्ट नहीं थे, इंसान वहाँ तक जा ही नहीं सकता था। लेकिन हर गांव में, ये बातें हमने बहुत बार पाठों में बोली है, हर गांव में कर्मकांडी विद्वान सब जगह थे, छोटे छोटे गांवों में भी थे। तो वो आपकी चंद्र कुंडली पंचांग देख के इजीली बना सकते थे। और इतना ज़बरदस्त पकड़ उन लोगों का था ज्योतिष के ऊपर भी, कि चंद्र कुंडली के अनुसार आपको जो बताया जाता था वो आज भी मिलता है। उन बुजुर्ग ज्योतिषियों के द्वारा आज भी चंद्र कुंडली के हिसाब से अगर कोई 80, 90, 70, 60 साल का कोई बुजुर्ग है गांव देहात में और चंद्र कुंडली के अनुसार आपको कुछ बता रहा है, तो वो आज भी फलीभूत होता है। कारण उसको गोचर देखने का पावर बहुत अच्छा है। उसको चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा है उसका समझने का पावर उसके अंदर बहुत अच्छा है। वो आदमी उसी चीज में लगा हुआ रहने की वजह से उसकी आप ये समझ सकते हैं जैसे वाक सिद्धि हो गई, या अपने कर्म कांड की वजह से, उन शास्त्रों का अध्ययन करने की वजह से उसकी दृष्टि वहां तक जाती है जहां हम लोग आम इंसानों की नहीं जाती। उनका कनेक्शन उस लाइन में बहुत ज्यादा होगा।
तो चंद्रमा को मैनेज करना और चंद्रमा को समझना हर इंसान के लिए, आप ज्योतिष समझो चाहे मत समझो, आप ज्योतिष के विषय में ज़्यादा जानकारी करो या मत करो, हमारा एक ही बात कहना है, आपके शनि खराब है, आपके राहु खराब है, आपके सूर्य खराब है, ऐसी बहुत सी बातें आपको सुनने को, जब भी आप ज्योतिषी के पास जाते हैं आपको सुनने को मिलेगी। आप केवल अपने चंद्रमा को मैनेज कर लो। अर्ली मॉर्निंग उठना, अपने काम में निरंतर लगे रहना, कोई भी चीज़ में आलस्य नहीं करना, जब काम सामने है तो काम के विषय में सोचना, और काम नहीं है तो भी ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा विषय आप चुन लो जिससे आपका दिमाग उस विषय या उस सब्जेक्ट को सुनने में या पढ़ने में या सोचने में आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहे। क्योंकि चंद्रमा हमेशा आपके मन को डिस्टर्ब करता है, मन में तरह तरह के विचार उठते हैं और वो मन के विचार दिमाग में जाके कन्वर्ट होते हैं। तो जब आप एक चीज़ में निरंतर लगे रहते हैं जो आपका पसंद का हो, अगर वो खराब पसंद है तो उसको धीरे धीरे हटा के कोई अच्छी पसंद में उस दिमाग को लेके आइए, उस मन को लेके आइए। जब आपके पास खाली समय रहता है तो उसी में लगाने का कोशिश कीजिए, जिससे क्या होता है कि कोई भी खराब विचार या खराब चीज़ आपके मन में अगर घर कर रही है, अगर वो अपनी एनर्जी इकट्ठी कर रही है तो वो धीरे धीरे निकलनी चालू हो जाएगी और उससे आपका एरो कुछ इस टाइप का बनेगा कि कोई भी खराब विचार फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में या मन में आना ही बंद हो जाएंगे। और चंद्रमा यही सब चीज़ों को प्रभावित करता है। लोग बोलते हैं शुक्रदेव भोग के कारक है, शुक्रदेव इसके कारक है, और शुक्रदेव आपके ऐशो आराम के कारक है। हमने शुक्रदेव के विषय में एक पाठ भी आपको पोस्ट किया था, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो आप खोज के सुन लीजिए, शुक्रदेव और परशुराम जी। क्योंकि जब भी ग्रहों को समझना हो तो ग्रहों के पूर्ण अवतार भगवान विष्णु के हुए हुए, उन अवतारों की कहानियों के द्वारा, पुराणों में उनके पाठों का अध्ययन के द्वारा हम लोग ग्रहों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बता दिया राहु खराब है, भाई राहु खराब है तो कुछ आदमी उसी राहु से प्रोग्रेस कर लेते हैं, कारण उन्होंने अपने चंद्रमा को वश में कर रखा है। हम लोगों का राहु खराब क्यों है? क्योंकि हम लोगों के मन अपने बस में नहीं है। जब आपको कोई काम के लिए, अच्छे काम के लिए बोला जाता है, फट से बोलते हैं हम लोग मन नहीं है करने का, मतलब चंद्रमा नहीं चाह रहा है करें। चंद्रमा कौन? आपका आलस्य हो गया, मन मतलब आलस्य हो गया। दिमाग तो बोल रहा है ये काम करने से हमको बहुत अच्छा होगा, लेकिन मन कह रहा है छोड़ो नहीं करेगा। उसी को मैनेज करना है, उस मन को थोड़ा बांधना है। बांधेगा कैसे? एक नियम बनाइए जीने के लिए, किस तरह के विचार हमको आगे दिमाग के द्वारा कन्वर्ट करने हैं और किस तरह के विचारों से छुटकारा पाना है। तो वैसा ही कुछ चंद्रदेव का जब भी अध्ययन करना हो, ये सब बातों के विषय में कुछ ज़्यादा सोचिए और चंद्र कुंडली अनुसार फलों को जानने की कोशिश कीजिए कि बाकी ग्रह आपके चंद्र कुंडली अनुसार कैसे फल मिल रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में गोचर में वो चंद्र कुंडली इफेक्ट रहेगी, उसी के अनुसार आपकी दशा महादशा का वो सिस्टम होता है कि कौन से नक्षत्र में आपके चंद्रदेव विराजमान है, उसी तरह से दशा महादशा आपको मिलती है। कोई भी चीज जब आपके घर में आपके लिए की जाएगी तो चंद्र कुंडली अनुसार ही की जाएगी, लग्न कुंडली अनुसार नहीं की जाएगी। आपको बीमार होना है, आपकी शादी विवाह होनी है, आपको कोई अच्छा काम मिलना है या आपकी प्रोग्रेस होनी है, वो चंद्र कुंडली डिसाइड करेगी। गोचर का इफेक्ट चंद्र कुंडली के अनुसार आता है। आज तो गोचर लग्न कुंडली के अनुसार भी बताया जा रहा है। कहाँ तक सत्य है भगवान मालिक है, हम उस चीज़ में नहीं जाना चाहते। हमारा कहने का मतलब यही है कि चंद्र कुंडली को विशेष इफेक्ट दीजिए। जैसे लग्न कुंडली को देखते हैं, सेम वही नियम चंद्र कुंडली को देखने का है। उसी नियम के अनुसार अपनी चंद्र कुंडली का अध्ययन कीजिए और उसी के अनुसार उन फलों को जानने का कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कुंडली का प्रिडिक्शन होना। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप जो पाठ आपको बताए जा रहे हैं या पोस्ट किए जा रहे हैं, आप उनका अच्छे से श्रवण भी करेंगे और अपनी कुंडली में उसको लगा के समझने का भी कोशिश कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड में, अपने दोस्तों में, परिवार में इसको भेजने का भी कोशिश कीजिए, क्योंकि हकीकत पता चलनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग अपने मन के द्वारा, दिमाग के द्वारा ज्योतिष के विषय में डिस्टर्ब होते रहेंगे। जय माता की मित्रों।